अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और वाक़यात पर तज्जियों के साथ मैं हूँ आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, वतन अजीज़ में मौसम बदल रहा है, जाड़ा आने को है, बहार की आमद है, लेकिन सरकार और अपोजिशन की जमातों के बयानियों की धूल ने हर मंजर गर्द आलूद कर रखा है। अहवाल यह है कि हुकूमत अपोजिशन को जिच करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और अपोजिशन भी हुकूमत के शहद को तेजाब करार देने में एक सेकंड तक नहीं लगाती। दोनों ही इस कोशिश में रहते हैं कि फरीक आंख झपके और वो उसे उठाकर पटक डालें। अब इस माहौल में बेचारी जमहूरियत की कौन सुने, जो एक तरफ खड़ी दोनों को ये समझाने की कोशिश करती दिखाई देती है कि सिस्टम को चलने दें, मुझे आगे बढ़ने दें, लेकिन नकार खाने में तूती की कौन सुनता है। यहाँ भी कोई सुन रहा है और नहीं सर धुन रहा है। हमारी सियासी जमातें आपस में मिल बैठने के बजाय किसी मसीहा के इंतजार में रहती हैं। अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पीटीआई कुछ ऐसी पुरुम्मीद थी कि गोया वहां ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखा और यहां अडयाला जेल का फाटक खुल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब पीटीआई ऐसे तमाम बयानात और अमेरिका में कप्तान की रिहाई की कोशिशों को ज़ाती कोशिशें करार दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि पीटीआई का इस बदलते हुए बयानिए का सबब डोनाल्ड ट्रंप की इमरान खान के हवाले से मुसलसल खामोशी और गुज़श्ता रोज़ एक हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी पर थैंक यू पाकिस्तान कहना तो नहीं। पीटीआई यकीनी तौर पर अमरीकी सदर के मुंह से फ्री इमरान खान सुनना चाहती थी, तो क्या थैंक यू पाकिस्तान से उनके अरमानों पर औस पड़ गई? आज के प्रोग्राम में हम इस तब्दीली पर बात करने के साथ साथ एक बैनुल-अक़वामी इदारे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP की अहम रिपोर्ट पर भी बात कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये रिपोर्ट बताती है कि 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। ये यकीनन एक बहुत बड़ा इजाफा है। पाकिस्तान में 2023 के दौरान 517 हमले रिपोर्ट हुए, जो 2024 में बढ़कर 1099 तक जा पहुंचे। ये गुज़श्ता एक दहाई में सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेज़ी से बढ़ने वाली सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम है, जो गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार रही है। इस मसले पर वफाकी हुकूमत और केपी हुकूमत भी एक दूसरे से मुतज़ाद मौक़िफ़ रखती दिखाई देती हैं। बल्कि केपी हुकूमत का तो ये भी कहना है कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी को संजीदगी से ही नहीं ले रही, बल्कि इसकी सारी तवज्जो जो है वो पीटीआई को क्रैश करने पर होती है। बानी पीटीआई का ट्विटर तो इससे कहीं ज़्यादा आगे की बात कर रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पोस्टिंग्स के मुंतज़र वज़ीरों मुशीरों के हवाले से भी जिक्र किया जाएगा आज के प्रोग्राम में, जिन्होंने हलफ तो ले लिया लेकिन अभी तक उन्हें वजारतों के कलमदान नहीं सौंपे गए हैं। खबरें आ रही हैं कि मनपसंद वजारतों के लिए राबिते और लॉबिंग जारी है। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, कौन किस वजारत को चलाता दिखाई देगा और किसकी वजारत खतरे में है। मेहमानों में जी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, आप देख सकते हैं काशिफ रफ़ीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ ही साथ हमें मोहम्मद नौशाद अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। और जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंड वेरी फेमिलियर फेस जब हम TV स्क्रीन्स की बात करते हैं, आज़म मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपके वक्त का और बाकी साहिबान आपका। काशिफ रफ़ीक साहब, हमेशा की तरह मैं चाहूँगी कि आज भी प्रोग्राम का आगाज़ जो है मैं आप ही से करूं। सर, ये जो कल हमने एक चीज़ डिस्कस भी की ट्रंप के हवाले से, जो बयान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया, जो उन्होंने पाकिस्तान को थैंक यू बोला एक दहशतगर्द को अरेस्ट करने में, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। लेकिन सर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस पर तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है इस थैंक यू पर। बाकी जो हल्के हैं जो मुल्क के हवाले से मुस्बत सोचते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, क्योंकि पीटीआई को ये उम्मीद थी कि वहाँ से फ्री इमरान खान बोला जाएगा और अब बहुत ज़्यादा तनकीद इस पर की जा रही है ये थैंक यू बोलने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असमा साहबा, तहरीक इंसाफ की तनकीद बाद में शुरू हुई। पहले नून लीग की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से ये बात आना शुरू हुई कि अब आखिरी जो ट्रंप कार्ड था वो भी क्रैश कर गया पीटीआई का। उनकी तवक्को ये थी कि ट्रंप आने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे, कोई ऐसा आर्डर आएगा। और जिसको तवातर से हमारे एक सीनियर पॉलिटिशियन है मुशहसन सैयद साहब, वो काफ़ी दिनों से एक राग लाप रहे हैं कि ये एक फ़ोन कॉल आएगी और फिर हर चीज़ जो सी है वो डिफरेंट बिहेव करेगी। तो उस सारे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि देखें, इस ट्रंप हुकूमत ने, ट्रंप की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इदारों को थैंक यू का है, डू मोर की बात नहीं की है। सो इसके जवाब में तहरीक इंसाफ के लोग भी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि जी देखें,
ये एक रूटीन की बात है। एक पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, एक जंग लड़ी है। अगर कोई दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है और वो मतलूब था, वो हैंड ओवर कर दिया गया है, तो इसके ऊपर ये इसको इस चीज़ को पॉलिटिकल सिनेरियो से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, अब ये मामला हमारा अलमिया ये है कि हम तहरीक इंसाफ वाले हों या हुकूमत वाले हों, हम सबको ये लगता है कि बस हमने किस तरीके से ट्रंप इंतजामिया की विशेस को विन करना है कि वो हमारी तरफ हो जाएं। वो कहते हैं हमारी तरफ हो जाएं। कोई भी बंदा ये बात करने को तैयार नहीं है कि आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पे, अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी मारूजी हालात के ऊपर चीज़ों को गेज कर लें और मैनेज कर लें। एक दूसरे के साथ उन्होंने इस मामले को लेकर पोलिटिसाइज कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। देखें, जिस तरह हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने दिए, ये दहशतगर्दी की जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। हम टीवी पे बैठ के बोलना आसान काम होता है। जो ग्राउंड में लड़ रहे होते हैं, जिनके प्यारे अपनी जान से जाते हैं, ये आसान काम नहीं, तो जान देना जो है। सो हमने इसको भी एक पॉलिटिकल एलिमेंट के तौर पे ले लिया कि जी उनको ट्रंप से मायूसी हो गई, फलां हो गई। यहाँ पे चीजें डिफरेंट बिहेव करती हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझता हूँ इस सारी गुफ्तगू में वो एक है कि शहबाज गिल साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और उनके बहुत सारे अकाबरीन अमेरिका में मौजूद है, यूके मौजूद है। आज उनकी तरफ से भी एक वाज़ेह बयान आ गया कि वो जो भी एफर्ट कर रहे हैं बानी की रिहाई के हवाले से, पार्टी की रिवाइवल के हवाले से, जो भी वो उनकी ज़ाती एफर्ट है, वो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे एफर्ट नहीं हो रही है। ये मैं समझता हूँ बयान जो है ये बड़ा जोड़ा, ये उससे भी ज़्यादा अहम बयान है। इसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए। जी, इसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। और कुछ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सुनने में सर ये भी आ रहा है कि अभी कल से जब थैंक यू बोला गया है ट्रंप साहब की जानिब से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से राबते जो हैं वो बढ़ाने की बात पीटीआई के अंदर अब बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो सर फिर इसको ये समझा जाए कि वो ट्रंप से चूंकि वो मायूस हो गए, उन्होंने कहा कि अब जहाँ भी हम देख रहे थे, जो कुछ भी हमने किया वो तो कारामद नहीं हुआ, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वापस एस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ रुख किया जाए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो भी पहले अगर किसी को कोई जिसे कहते हैं कि ये ख्याम ख्याली थी कि ट्रंप साहब आएंगे, वो जैसे कहते थे, वो एक ज़माने में एक वो मशहूर हुआ था, इमरान खान आएगी और वो पता नहीं कितने अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेगी और कितने अरब डॉलर उधर मारेगी। इसी तरह का एक नया बयानिया जो है वो बयान बनाने की कोशिश की गई थी कि ट्रंप आएगी और आते साथ जो है वो अडियाला जेल के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाएगी और वो दरवाजा खुल जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। असल प्रॉब्लम ये है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ना, ये बेसिकली सियासत के अंदर इन्वॉल्व करके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। किसी तरह से वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कभी वो ट्रंप के आने के ऊपर होता है, कभी वो, अब आप जिस तरह आप कह रही हैं कि जी अब फिर स्टैब्लिशमेंट की तरफ रुजू करने की कोशिश की जा रही है, तो स्टैब्लिशमेंट तो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। एक बार नहीं 10 बार वो ये बात बता चुकी है स्टैब्लिशमेंट कि हम जो है आपसे कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। पढ़ते जो डायरेक्ट लिखे जाते हैं। असल मामला ये है कि वो बारहा ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में ये तहरीक इंसाफ कहती है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, 47 की हुकूमत है। अब मसला ये है कि रास्ता जो है वो बार बार, ये हम सब लोग इसके ऊपर शायद एग्री भी करते हैं, काशिफ साहब तो करते हैं, फारूकी साहब का मुझे पता नहीं है, कभी कभी इधर उधर डंडी ढूंढी मार जाते हैं, लेकिन बेसिकली पार्लियामान ही से निकलना है रास्ता। ये बात हमने बारहा समझाई है, बताई है। ये आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता भी जो है ना वो पार्लियामान ही से निकला था। तो फिर सर हुकूमत से भी तो मुज़ाकरात किए गए थे ना, हुकूमत ने भी तो कोई खासी संजीदगी दिखाई नहीं, कोई मुतालिबात उनके माने नहीं, जो जुडिशल कमीशन को लेकर उन्होंने कहा था। मान लेते, मामलात आगे बढ़ जाते। नहीं, बिल्कुल मान लेना चाहिए, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं है कि हुकूमत को अपोजिशन के जायज मुतालबात मानने चाहिए। बातचीत तभी आगे बढ़ती है जब दोनों तरफ से संजीदगी को, सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो असूल होता है वो ये होता है कि दोनों जमातें, दोनों फरीक एक एक कदम पीछे हट जाते हैं ताकि कुछ रूम बन जाए जिसके अंदर कॉमनैलिटीज जो है वो तलाश की जाए। अब कॉमनैलिटीज के लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे का ट्रस्ट विन किया जाए, और ट्रस्ट विन करने के लिए एक दूसरे की बात मानना पड़ती है। ये बात ट्रस्ट की आपने बात की है ना, जहां पर ट्रस्ट की नौशाद साहब आपने बात की, तो हम ये भी देख रहे हैं कि एक जानिब तो पीटीआई जो है वो बैकडोर राबतों की हवाले से सुनने में आ रहा है कि कोशिशें कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बानी के ट्विटर अकाउंट से इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ जो बयानात हैं उनका सिलसिला नहीं रुक रहा है। शहजाद साहब, आप मुझे बता दीजिएगा कि अभी बानी की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने IC
SIFC को गैर कानूनी करार दिया। आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा मौका है, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर है, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो जेल से भी बैठे हुए शख्स की तरफ से ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए? बाकी जो पार्टीज बाहर हैं उनको तो दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे होना ही है, लेकिन बानी को भी जरा सा हाथ होला रखना चाहिए, इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, ये जो अभी बात की नौशाद साहब ने और उससे पहले काशिफ रफीक साहब ने, तो उन्होंने मतलब जो उसका जिस्त है वो ये है कि जी वो मुंह नहीं लगाते, वो खत नहीं पढ़ते, वो बात करना नहीं चाहते, जी वो जी। हुकूमत नहीं बात करना चाहती, वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बात। अच्छा, तो फिर अब मुझे बताइए कि बतौर फ्री के सानी आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको किसी ना किसी तरह, चाहे हुकूमत को चाहे एस्टेब्लिशमेंट को, अगर किसी को भी आपने किसी फ्री को अपनी बातचीत की मेज पे लाना है, तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है कि आप मिन्नतें करेंगे या क्या कोई अपना दुपट्टा उतार के आप पैर में रख देंगे किसी साहब के और वो गुफ्तगू के लिए जो है वो मेज पे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। आपको एक सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। ये वो जो कहते हैं ना कि टॉक टॉक फाइट फाइट, तो आप बातचीत भी करते रहते हैं और लड़ाई भी करते रहते हैं। आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और ये प्रेशर बढ़ाने के हवाले से अगर वो कोई ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे, और वैसे भी उनके लिए जो आप ताना समझते हैं कि वो सोशल मीडिया की टीम है या डिजिटल मीडिया की वो पार्टी है या वहीं के वजीर आजम है वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली वो अपनी कोर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उसी में जाएंगे और उसी में खेलेंगे, तो वो वहां पे आपको तंग कर सकते हैं, वो आपको तंग करेंगे। काशिफ साहब वो यहाँ आपको आपको रोकना चाह रहे हैं, बस एक सेकंड के लिए। जी नहीं, काशिफ काशिफ साहब। साहब हमेशा मुझे ही रोकते हैं। मैं काशिफ साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद जो सोटा मारना है मुझे मार चलें, देना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये तमाम एफर्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को किसी टॉकिंग टर्म्स पर लाने के लिए। ठीक है। उसके लिए वो प्रेशर बढ़ाएंगे, कभी वो धरने का वो आवाज लगाते हैं, कभी वो सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, कभी मुज़ाकरात के लिए लोगों को, तो ये सारी मिक्स एंड मैच है बेसिकली। कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं होती किसी भी चीज को काम को मुस्तकिल फार्मूला सही नहीं हो है, गया। क्योंकि ये सोशल साइंस है, तो इसमें आपको बेशुमार चीजें साथ साथ ट्राई करनी पड़ती है। अब काशिफ रफीक साहब हमातन गोश हूँ जो जी, मिजाज काशिफ है। मैं तो बसद एहतराम ये कह रहा हूँ कि तमाम कोशिशें काविशें कर ली गई, IMF के सामने तक तो मुजाहरे कर लिए गए, आपने अमेरिकन कांग्रेस मैन को इस्तेमाल कर लिया। आप सिर्फ देखें सियासत में आप इख्तलाफ उस हद तक लेके जाते हैं जिस हद तक आप अगले को टेबल पे लेके आए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि SIFC भी गलत, आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस काम करी वो भी गलत। टाइम कम है काशिफ साहब, शहजाद साहब, चलें आप जवाब दे लें, मैंने आजम साहब की तरफ भी जाना है। ये कह रहा हूं भाई कि आप अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने सारा कुछ ट्राई कर लिया, तो क्या करें अब? फांसी ले लें या कहीं नहीं, छलांग इसका लगा मतलब दें? ये है कि आप गए जो आप इस तरह इकोनॉमी के नहीं होता इदारे ना काम कि करें, आपने उनको कह उनके दिया, खिलाफ शुरू हो आपने- चलें, ठीक है, ठीक है। उनके खिलाफ अच्छा, शुरू हो अब जाए। क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये जो सवाल है ना आजम मलिक साहब, ये सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ट्रंप से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था PTI की जानिब से, ट्रंप ने वैसा बयान नहीं दिया, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर मजीद मायूसी जो है हमें PTI के अंदर फैलती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत से बात करने की कोशिश की, वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। जिम्मेदार कौन था, चलें ये तो एक अलग बहस है, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। इस्टेब्लिशमेंट को खतूत लिखे गए, वहां से जवाब आया जी कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है खतूत पढ़ने में। क्या ऑप्शन अब रह जाते हैं PTI के पास? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा देखिए, अभी हालिया जब ट्रंप साहब ने कांग्रेस में अपने पहले खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, देखिए ये चीजें हमेशा से चलती आ रही हैं। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड माजी में चले जाएं तो देखें, एक दौर था जब 99 में कहा जाता था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब कभी इक़्तिदार से नहीं जाएंगे। फिर हमने देखा कि इस मुल्क में मास्टर प्लान लग गया। फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा कि बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ इस मुल्क में कभी नहीं आएंगे। हमने देखा कि उन्होंने आके गवर्नमेंट बना दी। फिर हमने देखा है कि हाइब्रिड निज़ाम आया जिसमें बानी को लाया गया, और हमने देखा कि उन्होंने कहा जी अगले 10 साल के लिए बस ये निज़ाम चलेगा। फिर हमने देखा कि वो निज़ाम 3.5 साल के बाद खत्म हो गया। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं है। कहीं ना कहीं पे देखिए, अल्टीमेटली सब सीनियर साथियों ने जो एक बात की, अल्टीमेटली जो मुज़ाकरात हैं पस पर्दा हो या सामने हो, उनका नतीजा निकलता है कभी ना कभी। आप देखिए, अगर PDM की गवर्नमेंट जब आई थी तो कोई सब्र कर सकता था? मियां शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, इनके ऊपर जेलें थी, कैदोबंद की सोबतें काट रहे थे। कोई सब्र कर सकता था कि PDM की गवर्नमेंट जो आ जाएगी और इस मुल्क में एक दफा फिर PMLN और
पीपल्स पार्टी जो है ना वो वायबल हो जाएगी। देखिए, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। हालिया दिनों में जो एक चीज तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई है, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने एक ठीक किया। आप ये देखें कि मेरी एक आखिरी मुलाकात जो बानी के साथ हुई ज़मान पार्क में, जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, तो मुझे बानी उनकी तरफ से मैसेज आया कि मुझे आके ज़मान पार्क में मिलो। तो मैं उस आखिरी मुलाकात का छोटा सा अहवाल आपको बताता हूँ। जी जी। उस मुलाकात में चेयरमैन बानी चेयरमैन के साथ कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने उन्हें सिर्फ एक चीज गुजारिश की थी। मैंने उन्हें कहा था कि आप कभी भी असम्बलियों को ना तोड़ें और जो सिस्टम जैसे चल रहा है इसको चलने दें। आप इस तसव्वुर को जरा ज़हन में लाएं कि आज का बानी अगर जेल से बाहर होता तो कितनी मजबूत अपोजिशन होती, चीजें भी वायबल होती, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी होते, सड़कें भी ब्लॉक होती, धरने भी हो रहे होते, जलसे भी हो रहे होते। लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत सारी चीजें खत्म कर ली हैं। जो दरवाजे उनके लिए खुलने थे वो बंद होते जा रहे हैं। तो देखिए, हमेशा से ऐसा होता कोई सूरत हो सकती है आजम के बंद होते हुए दरवाजे जो हैं इन्हें बंद होने से रोका जा सके, एटलीस्ट कोई ऐसी सूरत आपको निकलती दिखाई देती है? जी देखिए, कहते हैं कि एक निशात साहब, चूंकि हम दोनों लाहौर में रहते हैं, तो कहते हैं जब इलाके में नया एसएचओ आता है तो नए रूल्स लेके आता है। तो नए रूल्स जब एसएचओ लेके आता है तो आपने उन नए रूल्स के साथ चलना होता है। सियासत में आसमा में आपको बताऊं कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन एक चीज है, बानी चेयरमैन की तरफ से एक चीज जो है वो लाजमी है कि जब हालिया मुज़ाकरात हो रहे थे तो मेरी उनके बड़े क्लोज जो दोस्त थे जो उनको मिल रहे थे, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि बानी ने ये कहा है कि आप करें मुज़ाकरात, लेकिन इससे निकलना कुछ भी नहीं है। और देखिए, मायूसी दिखाई देती है। एक रास्ता है, एक रास्ता है, काशिफ साहब, वो 9 मई के ऊपर वाज़े माफी का रास्ता है। इसके अलावा कोई मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन ये शर्त अभी वाज़े तौर पर किसी तरफ से बिल्कुल वाज़े तौर पे है, रोजे रोशन की तरह यहाँ है, बिल्कुल वाज़े है। बांगे दौल माफी मांगी जाएगी और उसके बाद ही पॉलिटिकली रास्ता निकलेगा, और रास्ता भी पार्लियामान से निकलेगा। पीपल्स पार्टी की शहजाद साहब कुछ कह रहे हैं। जी शहजाद साहब। आजम साहब, ये काशिफ रफीक साहब का राब्ता कराएं बानी से, और ये मेरे हाथ जुड़े देख लो, रास्ता बता मेरे हाथ जुड़े देख लो। उन्होंने मीडिया से बात की है वैसे, उन्होंने किसी नहीं बननी, उन्होंने किसी नहीं बननी। जी आजम साहब, एक चीज आप एक चीज तो माने कि आप सिर्फ तस्वर में एक चीज लेके आए। आप 2-3 साल पीछे चले जाए, 2022 को अपने जहन में लेके आए। हम तो उसके आई विटनेस हैं उन चीजों के। कोई बंदा सोच सकता था कि वो हाइब्रिड निजाम खत्म हो जाएगा और पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाएगी? देखिए, ये तो कोई चीज ठीक है आजम साहब, ब्रेक लेना है मुझे। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा राब्ते नहीं हो सकते या पार्लियामान से कोई रास्ता नहीं निकल सकता, तो ये नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत में हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो एक इंतहाई अफसोसनाक जो आदाद शुमार सामने आए, एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो आपसे शेयर करेंगे। अफसोसनाक इसलिए, तशवीशनाक इसलिए कि वो रिपोर्ट ये बता रही है कि 2023 के मुकाबले में 2024 में पाकिस्तान में 2 गुना दहशतगर्दी के वाकयात हुए और दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। इस सारी सिचुएशन का इल्ज़ाम जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक बड़ी शख्सियत पर आयद किया है। ये बड़ी शख्सियत कौन है और उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों आयद किया है और दीगर जो मुलव्वस लोग हैं वो किन को समझते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के हवाले से हमें बात करनी है। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने चूंकि दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसाया, तो वो जिम्मेदार हैं दहशतगर्दी के बढ़ती हुई लहर की पाकिस्तान के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो साथ ही वो एहतसाब का मुतालिबा भी कर लेते और अपनी हुकूमत से कर लेते, और फिर अगर वो ये मुतालिबा कर लेते हैं कोई और कर लेता है, तो आपको लगता है कि हुकूमत में इतनी सख्त है कि वो बासपुरस कर सके उनसे? ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया ना जी। जी ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जिन्होंने इलेक्शन के नताइज के वक्त पे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को कहा था कि देखें इलेक्शन के नताइज रद्दोबदल हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है ना, ये बानी ने ये बात बांगे दोहल कही। देखिए, मसला ये है कि आज आप ये कह रहे हैं कि ये सारा काम हुआ, उन्हीं जनरल बाजवा साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात हुए। उस वक्त आपने पीडीएम अदम एतमाद लेके आए, आपने हुकूमत ली, आपने उनको लगाया, आपने हटाया। बानी जब नवाज शरीफ साहब लंदन से चलने लगे, उन्होंने एक बयान दागा, उसके बाद आपने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बयान वापस लेना पड़ गया। सो ये सियासतदानों का मसला है, ये इनका फंडामेंटल इशू है कि जिस वक्त इनको लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है, जिस वक्त इनको लगता है कि हम असल इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, तो ये चले जाते हैं जाके एस्टेब्लिशमेंट को इम्प्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है। 2 साल पीडीएम की हुकूमत, 8-9 माह मोहसिन नकवी साहब या निगरान सेटअप की हुकूमत, और उसके बाद अब ये 1 साल हो गया इस हुकूमत को। कुल मिला के लगभग 4 साल के करीब का अरसा बनता है।
आज तक आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि 4 साल में आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आज भी आपकी नजर में वो जो 4 साल पहले या 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ, जो इम्प्लीमेंटेशन हुई, आपको उसके ऊपर इतराज है। आप ये बताएं कि 1 साल में आपने क्या किया, आप बताएं 2 साल की पीडीएम की हुकूमत में आपने क्या किया, निगरान सेटअप ने क्या किया। आप ये बात माने कि हमारा मसला एक है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, आपस में अना, जिद और जोर लगा हुआ है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जिसका फायदा अफगानिस्तान उठा रहा है, अफगानिस्तान के पीछे इंडिया खड़ा हुआ है। सही हो गया, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। आजम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, फरमाइएगा। जैसे काशिफ साहब अभी कह रहे थे कि क्यों हम एक ही लकीर को खड़े होकर पीटते रहते हैं, हम चीज़ों को सही क्यों नहीं कर लेते। अगर वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब ने अपनाई थी, या जिस तरह से बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उस पॉलिसी को आप चेंज कर लीजिए, आप चीज़ों में बेहतरी ले आइए। क्योंकि हम 2023 से 2024 की बात कर रहे हैं, हमले जो हैं वो 2 गुना हो गए हैं, लेकिन यहाँ इल्ज़ामात जो हैं वही नहीं रुक रहे। आजम साहब जी आसमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये इल्जामात की जो जंग है उसकी वजह से 2024 में जो टीटीपी के जो हमले थे पाकिस्तान के अंदर, वो इस कदर बढ़े हैं कि 90% बढ़े हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो 558 लोग जो थे वो टीटीपी के इन हमलों से पाकिस्तान के अंदर जाने शहादत नोश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा हालिया दिनों में जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान फिर एक दफा दूसरे नंबर पे आया, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं कि एक चीज बड़ी वाजिया है, इस जो एक आफत है इससे निपटने के लिए, एक तो जैसे शाह साहब ने कहा कि आपको पोलिटिकली पार्लियामेंट के अंदर ये फैसले करने होंगे, और आपको जैसे अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन चल रहा है, इससे पहले आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के दौर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी थी और इस पे कहा गया था कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की आफत है वो बढ़ रही है। और अब मैं आपको आसमा यहाँ पे एक और चीज बताऊं कि गुज़श्ता 1 दहाई से ये वाकयात बढ़े हैं। अगर आप पिछले 10 साल और उससे पीछे ले, जब मुशर्रफ के दौर के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तब तक सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो एक पेज के ऊपर थी कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखें, जो हमारे हजारों लोगों को मारते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, आप उनसे कैसे मुज़ाकरात करते हैं। महफूज पनाहगाहें तालिबान गवर्नमेंट ने बनाई जब अफगानिस्तान के अंदर सारे लोग, ये पूरी दुनिया, खासतौर पर एशिया में जो बड़े ममालिक थे जैसे चीन था, रशिया था, वो ये लोग कह रहे थे कि अमेरिका को इस तरह से अफगानिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इससे दहशतगर्दी की एक जो वार है और जो उसमें एक शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। आप देख रहे हैं पिछले 1 दहाई से, बल्कि पिछले 2 सालों से जो इजाफा 90% बलोच अक्सरियत पसंद जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी और अक्सरियत पसंद के जो हमले हैं वो तकरीबन कोई 80% बड़े हैं। तो इसका हल ये है कि आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, आप फौज को डिमोरलाइज करेंगे, फौज को मुल्क के अंदर एंगेज करेंगे, आप फौज के साथ दीगर उनके साथ सोशल मीडिया पे उनका इस तरह से हाल करेंगे, तो फौज बाटों के ऊपर कैसे जाएगी। आप ये समझते हैं कि अगर इस तरह के मुज़ाकरात जो है उनका सिलसिला शुरू किया जाता है, उस बारे में सोचा भी जाता है, तो वो अपनी फौज का जो मोराल है उसको गिराने के मुतरादिफ होगा। नौशाद साहब, क्या आप आजम साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल भी करके हमने देख लिया ना क्या रिजल्ट है। पहली बात तो ये है कि मैं काशिफ साहब से बेसिकली बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वो बीच में मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम कम है और मैं अपना मुकाबला सख्त है, टाइम कम है, ठीक है। कोई ये बात समझ ले कि जल्जला आए तो उसके रिपरकेशंस बहुत देर तक फील किए जा सकते हैं, और ये भी समझ ले कि जब सैलाब आ जाता है तो उसके नुकसानात जो है बहुत अरसे तक किए जा सकते हैं बर्दाश्त। तो याद रखें, वो फैसले भी होते हैं जिनके साल हा साल आपको चीजें भुगतना पड़ती हैं। ये वो फैसला ही था जिसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये अभी आजम साहब आपको बता रहे थे कि उनकी हलाकतों की जो मुअस्सर होना है वो 90% तक बढ़ चुका है जो हलाकतें हैं, और 52% इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द हमले बढ़ चुके हैं। ये उसी फैसले की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि 2013-14 के अंदर सानिया APS के बाद एक रिजॉल्व डेवलप किया गया था, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, जिसको तब्दील किया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं काशिफ साहब को, काशिफ साहब भूल गए कि ये जो ये तालिबान खान का नाम जो था, वो पॉलिसी आज तक PTI के अंदर मौजूद है। ये आपके अलीमीन गंडापुर साहब आज भी वो कोशिशें कर रहे हैं जिसका नुकसान मुल्क उठाएगा, आने वाले वक्त में भी उठाएगा, अभी भी उठा रहा है। करम एजेंसी से लेकर आज तक ये सारी जो सॉफ्ट पॉलिसी है टुवर्ड्स तालिबान, ये उसी का खुमियादा हम भुगत रहे। जब हमने इनके खिलाफ एक्शन किया था, हमने ऑपरेशंस किए थे, हम दहशतगर्दी 2018-19 में
खत्म हो चुकी थी। ये 21-22 के बाद दोबारा आई उसी पॉलिसी की वजह से है। सो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। जब तक ये अदराक आप नहीं करेंगे और इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि उस गलत पॉलिसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तब तक आप इसका जहां हल नहीं जिससे निकाल गलती सकते। हुई हर है तरफ उसको एक है, तस्लीम zero करना tolerance चाहिए है और policy फिर उस गलती की तसीह भी होनी चाहिए। शहजाद साहब, पीटीआई की बात कर रहे हैं, नौशाद साहब बहुत सारी चीजों पे देखिए, इतराज भी कर रहे थे जो आसमा- पीटीआई की जानिब से या उनके सपोर्टर्स की जानिब से कही जाती हैं, लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि पीटीआई तो अभी भी ये क्लेम करती, शहजाद साहब, हमें दिखाई देती है कि जो फैसले उसने किए थे दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर वो फैसले बिल्कुल दुरुस्त थे। और अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया नौशाद साहब ने, तो वो तो अभी भी मुसर है कि उनसे बात की जानी चाहिए, वहां पर वफूद भेजे जाने चाहिए। अच्छा देखिए आसमा, मेरे नज़दीक पाकिस्तान का एक अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो हुकूमतें हैं वो कभी भी इतनी बड़े फैसले वो खुद से नहीं कर पाती। जैसा कि अभी अगर आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो यही चाहते हैं, तो अभी तक तो उनको इजाजत नहीं मिली, इस वजह से अभी वफूद नहीं जा सकती। तो अगर हम इसका इल्जाम सरासर जो है वो पिछली हुकूमत पर डाल देंगे तो उससे भी मसला हल नहीं होगा। इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत कभी भी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो अपने तौर पे ये फैसला कर पाए। और अगर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इस फैसले में जनरल बाजवा का रोल किरदार था, तो मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर अगर आज इस वक्त अली अमीन गंडापुर की मर्जी से वफूद अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे, तो अभी उस वक्त कैसे आप समझ पाते हैं कि वहां से लोग लाके यहाँ बसाए गए होंगे? तो ये बात नहीं है। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी की बात है, उस हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि जब भी हम दहशतगर्दी के मामले पर बात करते हैं तो हमें एक बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि हम सब जब भी इस पे पढ़ते हैं, तो वो बात होती है कि स्टेट और मुआशरे की जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको एड्रेस करना है। अब अगर कहीं पे इशू है पॉलिटिकल, जो आप अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो एक बड़ा रीजन है। इसके अलावा जो हमने बलूचिस्तान और केपीके में जिस तरह से लोगों को देखा है, मेरे हिसाब से उनके जो कंसर्न है उनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया सर, मुख्तसरन मुझे बस ये बता दीजिएगा, ब्रेक लेना है मुझे। आप समझते हैं कि हल जो है वो मुज़ाकरात के अंदर है, सिफारतकारी के अंदर है, या आप आजम साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं अब बदला लेना ही मुनासिब है? मिक्स एंड मैच है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करेंगे एक तरफ और उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के इस पे एक राय लेके, तो जैसे पहले आपने किया था, पहले जब ऑपरेशन किया था तो सारों को साथ लेके चले थे, अभी भी सारों को साथ लेके चले। पहले ऑपरेशन इत्तेफाकी राय से, बाहमी मुशावरत से और इत्तेफाकी राय से आप ये समझते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, और जब हम बाहमी मुशावरत की बात कर रहे हैं तो मुझे एक मीटिंग याद आ गई जो पिछले दिनों हुई। कहा जा रहा है कि उस पर भी बड़ी बाहमी मुशावरत हुई थी, फिर वो फैसला किया गया था। मैं बात कर रही हूँ वफाकी काबीना में तौसी की। ये तौसी तो हुई, हलफ भी उठाया बहुत सारे मुशीरान ने, बहुत सारे बुज़रा ने, लेकिन उन्हें अभी तक कलमदान नहीं दिए जा सके हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ रीज़न्स हमारे तक पहुँचे हैं, वो रीज़न्स आपसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में तकरीब हुई थी। उस तकरीब के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उन्होंने हलफ उठाया था एक वज़ीर होने के नाते से, लेकिन कौन सी वजारतें किसको दी जाएंगी अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह जो है वो बताई जा रही है कि मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने अपने जो उनकी जमात से जो वज़रा मुंतखब हुए हैं उनके लिए वो प्रेशराइज़ कर रही हैं हुकूमत को कि हमारी मनपसंद वजारतें जो हैं वही दी जाएँ। काशिफ साहब, क्या खबर है आपके पास? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, पहले दबाव डाला गया कि हमें वजीर बनाया जाए, मुशीर बनाया जाए, एडवाइज़र बनाया जाए, माउन खसूसी बनाया जाए, वो एक बड़ी तादाद बना दी गई। अब मसला ये है कि जब वजारत की बात होती है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तवातुर से मुलाकातें कर रहे हैं, एक एक शख्स से दो दो बार मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हर किसी को अपनी पसंद की वजारत चाहिए। अल्लाह जाने कि उसमें उनका क्या मामला है, लेकिन परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, मुझे तो या तो वजारत दाखिला में एडजस्ट करें तो या वजारत दिफा में एडजस्ट करें। इसी तरह तारक फजल चौधरी साहब जो है वो कहते हैं मेरे हल्के को लेकर इस्लामाबाद को वजारत सेहत मुझे दी जाए, जबकि MQM की ख्वाहिश है कि वजारत सेहत मुझे दी जाए। अच्छा। इस तरह बहुत सारे और लोग हैं। अलीम खान साहब जो है वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन मेरे से ले लें और NHA या मवासलात मेरे पास रहने दें, लेकिन मवासलात के कोई और उम्मीदवार भी मैदान में है। सो मुझे ये लगता है कि वजारतें कम पड़ गई हैं, पोर्टफोलियो कम पड़ गए हैं और जज्बाती हो गए बंदों ज्यादा ने हलफ उठा लिया है। अब वो एक मखमसा बना हुआ है 7 दिन से, ना वो वजारतों के नोटिफिकेशन हो पा रहे हैं, ना चीजें हो पा रही हैं। ये तवक्को की जा रही है कि किसी भी लम्हे तय कर लिया जाएगा, लेकिन जो जो लोग रह गए हैं, खास तौर पे परवेज खटक साहब को लेके KPK जो नून लीग की KPK की टेरिटरी है या उसकी जमात है, बहरहाल उसको बड़ा रिएक्शन है। देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस सारे मामले को हैंडल कैसे कर पाते हैं। आजम साहब, आप बताएं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, किसको दी जा रही है ये जो अहम वजारतें हैं, खासतौर पर वजारत दिफा, वजारत मवासलात, और ये जो या परवेज खटक वाला मामला है आजम साहब, ये बड़ा गर्म है अभी तक।
जी देखिए, इस हवाले से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परवेज़ खट्टक साहब ने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि उनकी बड़ी कुर्बानी है, और आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से बहुत सारी लॉबिंग करके उस पार्टी को तोड़ने में भी परवेज़ खट्टक साहब का बड़ा किरदार रहा। तो वो ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी जो पार्टी थी जिसका मैं सीएम रहा, उसको मैंने तोड़ा, तो आप मुझे कोई अच्छी चीज़ दें, मुझे वज़ारत दाखिला में एडजस्ट करें या मुझे दिफा में एडजस्ट करें। अब देखिए इस हवाले से अगर आप ये तादाद देखें, एक तो ये तादाद बड़ी है, दूसरा देखिए यहाँ पर रिश्तेदारों को नवाजा गया है। ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी आपको पता है, उनको भी अब माशाल्लाह फुल वजारत जो है वो दी जा रही है। लेकिन इस मुल्क में अभी तक ये भारत आप देखें कि बिलियंस ऑफ डॉलर में चला गया आईटी की सनत के ऊपर, और हम अभी तक किसी प्रोफेशनल बंदे को आईटी की वजारत नहीं दे पाए कि जो बंदा इस मुल्क के अंदर आईटी के लिए कुछ ऐसा करे, हमारे नौजवानों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करे जिससे इस मुल्क का जो जो नौजवान है, जो आईटी के अंदर कुछ करना चाहता है, वो कुछ ठीक हो गया आजम। सिर्फ ये जो बंदरबांट की आपने आईटी की वजारत की बात की है ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ वजारतें फिर तब्दील भी हो रही हैं, ये भी खबरें हैं आपके पास? देखिए सुनने में तो ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ शहबाज साहब जो है इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं। माजी के अंदर वो उन्होंने बड़े अच्छे वुज़रा पंजाब के अंदर डिप्यूट किए, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही वफाक के अंदर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया है। आसमा यकीन करें, जिनका मेरा भी ख्याल के पटवारी या एसएचओ लेवल से ऊपर का कोई लेवल भी हो सकता है, लेकिन अब वो वफाकी वुज़रा उनको बना दिया गया और उनको ज़ाहिर वजारत दी जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वजारत देने के बाद पता नहीं इसके पीछे क्या मकसद है, और आप सबको पता है, आप सारे सीनियर्स हैं, आपको पता है इसके पीछे क्या मकसद है और क्यों लोग वजारतों के पीछे भागते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं चाहूंगी शहजाद साहब हमें बताएं। शहजाद साहब आप बताएं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि कुछ वजारतें होती हैं खुश्क और कुछ होती हैं तार। अच्छा, कुछ वजारतें जो होती तो खुश्क हैं, लेकिन चलो उनका कुछ दबदबा हो जाता है। मसलन वजारत दिफा में है, अगर आप वजीर दिफा भी हैं तो आप मतलब क्या करेंगे, आप वहाँ पे बैठ के एक पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं और कुछ नहीं होता। वजारत दाखिला में आपके पास थोड़ी सी कोई शबशबा होता है, फिर साथ कुछ मामलात भी होते हैं, लेकिन असल मसला जो होता है वो जो हर वजारतें हैं, मवासलात हो गई और इस तरह की आईटी और ये बड़ी फटे वाली है, ये सारी वजारतें हैं। तो अब अगर हमने ये सारा कुछ किया है, ये जो हमने पहले एक हुकूमत को नीचे गिराया, फिर दूसरी लाए, फिर उसका एक्सटेंशन आगे चला रहे हैं, जी। तो अगर उसके बाद भी वो मतलब वो कहता है ना कि अगर पंजाबी एक स्टेज ड्रामा था, उसने कहा कि अगर मैंने पहनते हुए आते भी पैसे नहीं लबनी तो फिर कदों लबनी है। तो अगर अब भी उनको वजारतें नहीं मिलनी तो फिर वो बेचारी क्या करेंगे, कैसे निजाम चलाएंगे? ठीक हो गया। ये उनके लिए आपको जरा सोचना चाहिए, जरा दिल में नरम गोशा पैदा कीजिए। हाँ, ये जो सोचने का अमल है, सोचना चाहिए, नरम गोशा इख्तियार करना चाहिए। नौशाद साहब, ये सोचने का अमल कब तक चलेगा? एक हफ्ता तो हो गया इस सारे मामले को सर। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आसमा आपको काहे की परेशानी है कि आप तो उस लिस्ट में भी नहीं है, और आजम चौधरी साहब के सर वो काशिफ साहब के काफी जानने वाले लिस्ट में है ना, तो ये मेरे स्टूडियो में आते हैं प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा शायद चलो। काशिफ साहब की तो छेड़खानी, काशिफ साहब का तो काम ये है, काशिफ साहब तो पैसे इस चीज के लेते हैं कि कोई ना कोई इशू जो है वो बना के रखे, लेकिन आप किस काम में लग गई, ये उनकी परेशानी होनी चाहिए जिनका नाम उस लिस्ट में मौजूद है। खींचातानी वहां हो रही है, वहां पे लड़ाई हो रही है, सिफारिशें चल रही हैं, वहां पे जोर आजमाई हो रही है। ये जो आपको अभी फारूकी साहब तार और खुश्क वजारतें और पैदा वाली वजारतें और जो मुसीबत वाली वजारतें और खिंचाई वाली वजारतें, ये ठीक दुरुस्त बात है। कोशिश सबकी यही होती है कि उनको ऐसा पोर्टफोलियो मिले जिससे ना सिर्फ वो अपने हल्के के अवाम या अपने इर्द गिर्द के लोगों की भलाई कर सके, अपना भी कोई फायदा सोच सकें। आने वाले वक्त में इनकी भी तो नस्लें हैं, 7-8 नस्लें तो यकीनन कोशिश होती है कि संवार ली जाए। इससे नीचे संवारेंगे तो लोग कहेंगे कि जनाब आपको मिनिस्ट्री करनी नहीं आई। तो इसलिए ये उनके मामलात है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा सा और आगे जाने दें। जितना आगे जाता जाएगा उससे पता चलता जाएगा कि जो लड़ाई है वो वजारतों के पोर्टफोलियोज के लिए वो काफी मुकाबला सख्त है, यानी मुकाबला कम वक्त ज्यादा है और मुकाबला भी बहुत सख्त है। मैंने नौशाद साहब परेशान होना उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन ये पाकिस्तानी टीम जो है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी से निकली थी, क्योंकि वाकई आप सही कह रहे हैं, हमारा कहाँ वजारतों तक पहुंच और हमारा क्या बनता है कि हम इन मामलात के ऊपर परेशान हो। हम छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे मामलात पे दिल पे लेके बैठ जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से जी पाकिस्तान बाहर हो गया। हमने पहले दिन ये भी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई थी तो हमने इनसे पूछा था जी कि बताएं कि कौन सी टीम जो विन करने जा रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, पहले वो सुन लें फिर इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। मेरी नजर में जो टीम फाइनल में जा रही हैं उनमें एक न्यूजीलैंड है और दूसरी इंडिया की टीम है, और बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो इस वक्त दो टीमें ये जो है ये अपनी पीक पे खेल रही हैं।
अच्छा जी, ये जो इस तरह का तज्जिया दिया जाता है या इस तरह से मैच शुरू होने से पहले जो चीज़ें बता दी जाती हैं वो ज़ाहिर है कि टीम देखकर बात की जाती है। शहजाद साहब, आपकी तो फिर इसका मतलब है कि बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट के मामलात को लेकर और आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि किस टीम के पास तगड़े खिलाड़ी हैं। इसी पे आपने ये पेशगोई की थी सर? देखिए, बात तगड़े खिलाड़ी की नहीं होती, खिलाड़ी तमाम टीमों में तगड़े ही हुआ करते हैं, लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन की थी 10 फरवरी को वो इस बुनियाद पे की थी कि ये फॉर्म में है ये टीमें, ये इंडिया और न्यूजीलैंड का नाम मैंने इसीलिए लिया था और मुझे पाकिस्तान से उस वक्त भी कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा सर, फिर मुख्तसरन बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर, जाते जाते बस एक नाम, इंडिया या न्यूजीलैंड, कौन विन करेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो टॉस जीतेगा वो फाइनल जीत जाएगा। डन हो गया, ठीक हो गया। काशिफ साहब जी देखिए जी, मैं तो बाबा शहजाद फारूकी साहब अलमारूफ तोते वाले सरकार जो है मैं तो उस दिन ये मुझे इनका कह रहे हैं मैं इनके उस पास वक्त भी, जिस तोते वक्त हैं, मैंने ये इनके पास प्रेडिक्शन दी, चिड़ियाँ, मैं उस क्या वक्त भी है? कायल हो गया था। मैं तो सिर्फ कहता हूँ बाबा जी कोई फाल निकाल के बताएं कि किस किस को कौन कौन सी वजारत मिल रही है। टीम का तो फैसला आपने कर दिया हुआ है। डन हो गया, डन हो गया। नशाद साहब देखिए, क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में टीम भारत की बड़ी है, लेकिन न्यूजीलैंड जिस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रही है, तो अगर उसको रोक ना पाई भारत की टीम तो फिर वो फाइनल जीत सकती है। ठीक है, आप बताइए आजम मलिक साहब, हु इज गोना विन? भारत की टीम बेहतर है और यूं लग रहा है कि जैसे भारत इस बार जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी ले जाए। चलें जी, लेट्स सी। 9 तारीख को फाइनल मैच है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। नाज़रीन, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस मैच के फैसले के बाद ही अब आपसे मुलाकात हो रही होगी नेक्स्ट वीक। पीर के रोज़ हम आपसे मिल रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पैनलिस्ट आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शो देखा, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे।